नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए आप सभी को पता है कि दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं बोर्ड बूस्टर सीरीज। और अब तक हम लोग आप सभी के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अलग अलग चैप्टर्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। आज की हमारी ये जो क्लास है इसके अंदर हम लोग मुख्य तौर पर दो जो आपके चैप्टर्स हैं उनको कंबाइंड पढ़ने वाले हैं। एक ही क्लास में हम लोग दो चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम और उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है जी। कुछ कुछ बोर्ड के अंदर लोकतंत्र के परिणाम को लोकतंत्र की उपलब्धियों के नाम से भी पुकारा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? लोकतंत्र की उपलब्धियां भी इसको कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य तौर पर चैप्टर का नाम चाहे अलग अलग है लेकिन आप देखते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर सेम ही है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दो चैप्टर्स को हम लोग मुख्य तौर पर अपनी आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकतंत्र के परिणाम या लोकतंत्र की उपलब्धियां या फिर लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है जी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें देखने को मिलेंगी। हमारा जो राजनीतिक विज्ञान या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट आपको दिखता है ना दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस वाला भाग है, वहां पर आप लोग इस चैप्टर को देखेंगे। इन दोनों चैप्टर्स को आप लोग वहां पर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अब बिल्कुल भी समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, अपनी क्लास को शुरू कर देंगे क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और पेपर एकदम आ ही गए हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियां और उसी के साथ साथ लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये जो पूरा का पूरा अध्याय है इन तीन ही बातों पर आधारित होगा। एक एक कर हम लोग हर एक बात को बहुत ही गहराई के साथ आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हर बिंदु को आपके सामने पेश करते रहेंगे। आगे करते हैं दोस्तों डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश है कि लोकतंत्र होता क्या है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर एक शब्द आपके सामने लिख दिया गया है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जिसे हम लोग लोकतंत्र कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों इसे कहा जा रहा है लोकतंत्र। लोक का मतलब क्या होता है? लोक का मतलब होता है लोग, और तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तंत्र का मतलब होता है शासन। अर्थात कोई एक ऐसा देश जहां पर उस देश के लोग उस देश को चलाते हैं, जहां पर किसी देश के जो लोग होते हैं वो उस देश पर शासन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको हम लोग लोकतंत्र के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, दुनिया के अंदर ना देशों को चलाने के अलग अलग तरीके रहे हैं। जैसे आप हमारे प्यारे भारत देश के अंदर लोकतंत्र को देखते हैं कि हमारे देश में हम अपने में से ही कुछ लोगों को चुन लेते हैं और ये जो चुने हुए लोग होते हैं फिर देश पर शासन करते हैं या फिर देश को चलाते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अगर हम लोग प्राचीन समय में देखें तो क्या लोकतंत्र था? नहीं। प्राचीन समय के अंदर, पुराने समय के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें राजतंत्र दिखा करता था, या फिर अगर हम लोग कहें कि भैया जी एक राजा हुआ करते थे और राजा जिस तरीके से ऑर्डर दे दिया करता था उसी तरीके से फिर पूरी की पूरी प्रजा, पूरा का पूरा जो देश था वो राजा के जरिए ही चलाया जाता था, है ना। तो आज से अगर आप देखें दोस्तों कि आज के समय में अगर हम लोग देखें, करंट समय में अगर हम लोग देखें, वर्तमान समय में अगर हम लोग देखें तो हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि दुनिया में लगभग 100 से भी ज़्यादा देश हैं जहां पर हमें लोकतंत्र दिख जाता है ना। तो शुरुआती समय के अंदर जब अगर आप लोग आज से 1000 साल पीछे देखें, 400 साल पीछे देखें, 500 साल पीछे देखें, तब राजतंत्र दिखा करता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि एक व्यक्ति का राज सही नहीं है, बल्कि जिस देश के अंदर रहने वाली जो जनता है उस देश के लोगों का राज होना चाहिए। और इसी वजह से आप देखते हैं कि ध्यान में रखकर दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ क्या होने लगा दोस्तों, आप देखते हैं कि लोकतंत्र बढ़ता चला गया। यहाँ पर दो मानचित्र आपके सामने दिखाए गए हैं और आप देख पा रहे हैं कि मुख्य तौर पर ये 2017 का आंकड़ा है, ये 1977 का आंकड़ा है। और आप देख पा रहे हैं कि दुनिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दुनिया के अंदर जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनका जो आप देखते हैं कि नंबर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में 100 से भी ज्यादा देशों में हमें लोकतंत्र किसी ना किसी तरीके से दिखता है। लोकतंत्र के अंदर मुख्य तौर पर क्या होता है दोस्तों? लोकतंत्र के अंदर अगर हम लोग देखें किसी भी देश के अंदर जहां पर लोकतंत्र विद्यमान होता है, भैया सबसे अच्छी बात वहां पर यह होती है कि उस देश के अंदर जो रहने वाला हर एक व्यक्ति है ना, वो सभी कानून की नज़र में समान है। और हमारे देश के अंदर अब चाहे कोई गलती देश का सबसे अमीर आदमी करे या फिर देश का सबसे गरीब आदमी करे, कानून की नज़र में सब समान है, सबको समान सज़ा मिलेगी, है ना। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ पर बताई गई है कि लोकतंत्र क्या करता है? लोकतंत्र लोगों के बीच में समानता का भाव रखता है, वो सबको समान मानता है। और उसी के साथ साथ लोकतंत्र में ना सब लोगों को गरिमा दी जाती है। गरिमा का मतलब क्या है दोस्तों? गरिमा का मतलब है कि उनको सम्मान दिया जाता है, उनको आज़ादी दी जाती है।
आप एक देश में रहते हैं जहां पर राजा राज करता है, और अगर आपका राजा सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो क्या आप अपने राजा के खिलाफ कोई बात कर सकते हैं? नहीं, आपको आज़ादी नहीं है। अगर आप कुछ कहेंगे तो राजा आपकी गर्दन उड़ा देगा। और उसी के साथ साथ ऐसे देशों के अंदर जहां पर राजाओं का राज होता है वहां पर जनता का कोई सम्मान नहीं होता, राजा और राजा के परिवार का ही सम्मान होता है। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा शासन करने का तरीका है जहां पर आपको सम्मान मिलता है, जहां पर आपकी इज्जत होती है। चाहे आप गरीब से गरीब व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप अपने देश के शासन से खुश नहीं हैं तो आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी कमजोरियों को बता सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी मिलती है। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र होता है वो देश के अंदर रहने वाले जो अलग अलग लोग होते हैं, चाहे वो अलग अलग भाषाओं के आधार पर बटे हों, धर्म के आधार पर बटे हों, जातियों के आधार पर बटे हों, उन सभी के बीच में जब कोई मतभेद होता है, कोई टकराव होता है तो उसको सुलझाता भी है। क्योंकि लोकतंत्र कहता है भाई सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के लोगों के साथ चला जाएगा, एक ही भाषा के लोगों के साथ चला जाएगा। लोकतंत्र सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और इसी वजह से देखा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर जो टकराव होते हैं, लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो झगड़े होते हैं, वो अपेक्षाकृत दूसरे देशों के मुकाबले कम होते हैं, है ना। आगे की बातचीत अगर हम लोग देखें कि लोकतंत्र में ना फैसले लेना किसी एक व्यक्ति विशेष के पास नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भैया जी लोकतंत्र के अंदर कोई भी फैसला ले लेगा, कि प्रधानमंत्री जी अपने आप फैसला ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कि जब भी देश के अंदर कोई फैसला लिया जाएगा, राज्य के अंदर जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो मुख्यमंत्री, या देश के लिए अगर फैसला लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री अकेले नहीं ले सकते। उनको अपनी सभी टीम के लोगों के साथ, उनको सभी मंत्रियों के साथ क्या करना पड़ता है दोस्तों, उनको सरकार के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस भी देश के अंदर हमें लोकतंत्र दिखता है वहां पर सामूहिक सहभागिता होती है। एक व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लेता, है ना। लोग बहुत सोचते हैं, समझते हैं, और उसी के बाद आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया जाता है, और विचार विमर्श करने के बाद ही कोई नया कानून बनाया जाता है, कोई नई चीज़ को देश के अंदर लागू किया जाता है। तो लोकतांत्रिक देशों के अंदर व्यक्ति की गरिमा का व्यक्ति को इज्जत मिलती है, व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। और उसी के साथ जब भी लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई फैसले लिए जाते हैं तो वो सबको साथ लेकर किए जाते हैं। और ये ध्यान रखा जाता है कि भैया जी जो भी चीज़ हम लेके चलें, जो भी फैसला हम देश के अंदर चलें, उससे देश के अंदर मुख्य तौर पर गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसका भी विकास हो, और उसी के साथ साथ जो अमीर से अमीर व्यक्ति हो सबका विकास हो। इसी की बात आप देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें और लोकतंत्र के जो नेता लोग होते हैं वो मुख्य तौर पर करते हैं। और हम लोग देखें कि इतनी सारी अच्छी खूबियां होने के बाद भी हम ये देखते आ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर कुछ गलतियां भी हमें दिख जाती हैं। क्या गलतियां दिख जाती हैं? हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हमें लोकतंत्र के अंदर आता हुआ दिख जाता है। इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर कि अगर कोई व्यक्ति है वो नेता बन गया है, और नेता बनने के बाद अब उसे कोई काम करना है तो वो काम नहीं कर रहा, बल्कि जनता से कह रहा है कि अगर आपको काम करवाना है तो मुझे पैसे दो। या फिर आप देखते हैं कि वो सरकार के जो संसाधन है उसका दुरुपयोग कर रहा है, सरकार के संसाधन को किसी प्राइवेट व्यक्ति को दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार है। सरकारी संपत्ति का गलत प्रयोग करना ही आप देखते हैं कि यही पूरे तौर पर भ्रष्टाचार है। तो लोकतंत्र ने कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इतनी सारी खूबियां होने के साथ ही भ्रष्टाचार, ये जो एक गलत समस्या है, इसको भी कहीं ना कहीं पैदा कर दिया है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें मुख्य तौर पर के जो लोकतंत्र है वो पश्चिम के, अगर हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों के संदर्भ में देखें, क्योंकि दुनिया में अमेरिका में भी हमें लोकतंत्र दिख रहा है, उसी के साथ हम देखते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में भी लोकतंत्र दिख रहा है, हमें प्यारे भारत के अंदर भी लोकतंत्र दिख रहा है। तो दुनिया के इन अलग अलग देशों के अंदर जो लोकतंत्र है वो अपने अपने आप में बहुत अलग है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा प्यारा भारत दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे विचित्र है और सबसे बढ़िया है। ऐसा क्यों भैया? अगर आप हमारे प्यारे भारत देश को देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं हैं, जातियां हैं, लिंग हैं, समुदाय हैं, है ना। और आप उसी के साथ साथ देखते हैं कि इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां होने के बाद भी ये सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो भारत का लोकतंत्र है ना, वो इन सभी देशों के लोकतंत्र से कहीं ना कहीं बेहतर है। और भारत का ये लोकतंत्र कैसे बेहतर हो पाया है? भारत का ये लोकतंत्र बेहतर हो पाया है क्योंकि भारत का जो संविधान है, या फिर हम कहें कि जो भारत की कानून की किताब है, वो सबसे बढ़िया है दोस्तों। और इस संविधान के आधार पर ही जब हम अपने देश को चला रहे हैं तो हम मुख्य तौर पर देखते हैं कि हमारा देश बहुत सही तौर पर विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश के अंदर कहा गया है कि भैया जी हमारे देश में मुख्य तौर पर चुनाव होंगे, और उन चुनावों के जरिए ही मुख्य तौर पर क्या होगा, हम देखते हैं कि हम लोग अपने नेता लोगों को चुनेंगे। और जनता जो है हमारे देश की क्या करती है, जब भी चुनाव आते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। ऐसा नहीं देखा जाता
कि लोग क्या कर रहे हैं, चुनाव में भागीदारी नहीं लेते, लोग समझदार हैं, लोग जागरूक हैं और वो अपनी वोट की कीमत को समझते हैं और इसीलिए वो अपने नेतागणों को बहुत ही क्या करते हैं दोस्तों, समझदारी से चुनते हैं। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक देशों से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्तर पर बेहतर है। माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अगर आप लोग देखें कि शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अगर हम लोग आज के समय में देखें तो जो मुख्य तौर पर अगर आप लोग देख पाते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इसी बात की वकालत करते हैं कि भैया किसी भी देश को अगर चलाना है ना तो वहां पर लोकतंत्र तो होना ही चाहिए, और अगर वहां पर लोकतंत्र है तो भैया वहां पर सबको वोट मिलने का अधिकार होना चाहिए। क्या हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा प्यारा भारत देश लोकतंत्र तो हो, लोकतांत्रिक हो, लेकिन यहां पर सिर्फ पुरुषों को वोट देने का अधिकार हो, कि सिर्फ यहां पर हिंदी भाषी लोगों को वोट देने का अधिकार हो, कि सिर्फ यहां पर उत्तर भारतीय लोगों को वोट देने का अधिकार हो? ऐसा नहीं। जब भी हम लोग लोकतंत्र की कल्पना करते हैं तो लोकतंत्र के अंदर सबको साथ चलने की बात की जाती है, और उसी के साथ साथ हम लोगों को यह भी पता है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर मुख्य तौर पर किस चीज की बात की जाती है दोस्तों, इसमें यह बात की इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सबको मताधिकार मिले। सबका मताधिकार का मतलब क्या है दोस्तों? सबका मताधिकार का मतलब है कि चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग या समुदाय से संबंधित हो, सबको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि एक प्रकार से बहुत अच्छा आपको मौका देता है कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और उसी के साथ साथ सबको वोट देने का अधिकार मिलता है, किसी को मताधिकार से रोका नहीं जाता है। और जो जनता होती है वो मुख्य तौर पर क्या करती है, सरकार के साथ मिलकर काम करती है, और सरकार का काम ना क्या होता है दोस्तों, जनता की जिंदगी में दखल देना नहीं होता। जैसे राजा लोग जो हैं वो जनता की जिंदगी में दखल देते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग मुख्य तौर पर देखें कि जो हमारी लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उनका काम होता है विकास करना। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखिए कि लोकतंत्र के अंदर फैसलों को विधायिकाओं की लंबी प्रक्रिया में विलंब पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही डिस्कशन कर लिए जाते हैं। पहले विचार विमर्श होता है, हमारे जो नेता लोग हैं वो सभी संसद में बैठते हैं और संसद में बैठने के बाद क्या भाई हमें इस मुद्दे पर कानून बनाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होता है। फिर कुछ लोग हाँ में अपना जवाब देते हैं, फिर कुछ लोग नहीं में जवाब देते हैं। तो देश में जब भी कोई नया कानून या नियम बनाया जाता है तो उस पर आप देखते हैं कि विचार विमर्श किया जाता है। और इसीलिए आप देखें कि एक जो कमी हमें दिख जाती है वो ये है कि लोकतांत्रिक देशों के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं ना दोस्तों, जो फैसले लिए जाते हैं, जो फैसलों को लिया जाता है वो मुख्य तौर पर उनमें थोड़ा समय लगता है ना। आप देखते हैं कि आपने सुना होगा भैया सरकारी काम है बड़ा लंबा चलेगा, है ना, बहुत देर से कंप्लीट होगा। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि जो भी हम सरकारी कार्य को देखते हैं उसके अंदर मुख्य तौर पर विचार विमर्श किया जाता है, चीज़ों पर डिस्कशन होता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उनमें लंबा समय लग जाता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि इनको लंबे समय तक गुजरना पड़ता है ना। अच्छा, जो हमारी गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जैसे अगर हम लोग राजतंत्र को देखें जहाँ पर राजा का राज है, भैया जी वहाँ फैसले लेने में कोई देरी नहीं होती, राजा का जो दिल चाहता है वो फटाक से वो कर देता है। लेकिन आपको पता है कि जो काम जल्दी का काम होता है वो शैतान का काम होता है। सुना है आपने ये वाली कहावत? जी हाँ, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि राजा फटफट बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं, उसमें अधिकतर फैसले गलत होने की संभावना होती है, उससे देश को नुकसान हो सकता है। अपितु जब देश के अंदर चुनी हुई सरकार होती है, देश के अंदर फैसले करने के लिए डिस्कशन किया जाता है, तो जो परिणाम आता है उस फैसले का, जो आप देखते हैं कि जो डिस्कशन कर फैसले लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर होते हमें दिखते हैं, है ना। अच्छा, जितने भी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या है दोस्तों? गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है कि जहां पर हमें राजतंत्र दिखता है, जहां पर हमें राजा का राज दिखता है ना, वहां पर हम लोग मुख्य तौर पर देखते हैं कि वो जन कल्याण की दृष्टि से सही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि राजा लोग जो हैं वो मुख्य तौर पर जो भी फैसले लेंगे उससे सारे लोगों का जो देश के अंदर रहते हैं उनका फायदा होगा, लेकिन लोकतंत्र के अंदर क्योंकि जनता ही अपने में से क्या करती है, नेता लोगों को चुनकर भेजती है, और लोकतांत्रिक सरकारों की सबसे पहली क्या होती है, और विशेषता यही होती है कि वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, लोकतांत्रिक सरकारों की सबसे बड़ी महत्वपूर्णता यही होती है कि वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं, जनता का कल्याण करते हैं। उनकी ये पूरी कोशिश रहती है कि भैया जी हमें ऐसे कानून बनाने हैं जिससे जनता का जीवन बेहतर हो सके, है ना।
तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे राजतंत्र के शासन करने के तरीके हैं उसमें फैसले जल्दी लिए जाते हैं लेकिन फैसले गलत होते हैं। उसके अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उससे सबका भला नहीं होता है, राज परिवार के लोगों का ही ज़्यादातर तौर पर भला होता है या फिर समाज के हर वर्ग का भला नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर सबका साथ सबका विकास किया जाता है और सबको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। और जनता जो है वो मुख्य तौर पर क्या देखती है, लोकतंत्र के अंदर अपने पास हर एक चीज़ को प्राप्त करते हुए देखती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो वेद है एवं जनता के प्रति उत्तरदायी साबित होती है। यहाँ पर एक शब्द बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये वेद है और जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या है कि लोकतंत्र के अंदर ना चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपनी मर्जी से खड़ा हो जाए कि भैया जी हम आज से प्रधानमंत्री हैं या फिर आज से हम आपके इलाके के विधायक हुए। नहीं, एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका होता है ना, एक सही तरीका होता है। वेद का मतलब क्या होता है, लीगल, है ना, कोई गलत तरीका नहीं होता। आप देखते हैं कि चुनाव होते हैं और उस चुनाव के जरिए ही मुख्य तौर पर क्या होता है, आप लोग देखते हैं कि नेता लोगों का चुनाव होता है और वो जनता में से ही चुनकर आते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्या आप अपने नेता से सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, आप अपने देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, मुख्यमंत्री से, अपने इलाके के सांसद से, विधायक से, निगम पार्षद से, है ना, किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछ सकते हैं। क्या वो जवाब देंगे? जी हाँ, उनको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं, वो आपके सेवक हैं या फिर हम कहें कि वो आपके नौकर हैं। आपने उनको काम पर रखा है एक तरीके से और आपको सवाल पूछने का पूरा हक है और वो आपके प्रति उत्तरदायी हैं, वो आपको जवाब ज़रूर देंगे। उसी के साथ अगर हम लोग देखें कि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें नागरिकों को क्या किया जाता है, उनको शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कराई जाती है। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सबको साथ लेके चलेंगे क्योंकि देश के अंदर अलग अलग धर्म हैं, जाति हैं, भाषा है, लिंग है, समुदाय हैं, तो सबको साथ मिलकर रहना होगा, किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना होगा। और अगर किसी बात को लेकर लोकतांत्रिक देशों में किसी बात को लेकर कोई टकराव हो जाता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, आप लोग देखते हैं कि जो सरकार होती है वो न्यायिक व्यवस्था को चुनती है। सही तौर पर जो हमारी न्यायिक व्यवस्था होती है उसको चुना जाता है ना। तो अगर कभी झगड़ा हो जाए, दंगे हो जाए, उस समय के अंदर लोकतंत्र के अंदर किसी एक वर्ग के साथ नहीं जाया जाता, अपितु जो सही तरीका होता है ना, जिससे समाज के अंदर शांति स्थापित की जा सके, उसको लेकर चला जाता है और उसी के जरिए फिर समाज के अंदर या फिर देश के अंदर शांति को स्थापित किया जाता है। तो लोकतंत्र क्या है और उसी के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में लोकतंत्र की क्या उपयोगिता रही है और लोकतंत्र की क्या क्या उपलब्धियां हैं या फिर लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हमने देखा। यहाँ पर अब हम लोग आप सभी के साथ लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, कि परेशानियां क्या हैं, कि लोकतंत्र इतना अच्छा है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी क्योंकि हर कोई चीज़ तो परफेक्ट नहीं होती है। जी हाँ, तो यहाँ पर अब हम लोग आप सभी के साथ लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं उसको एक एक कर डिस्कस करेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर आप लोग देखें कि जो लोग हैं वो ज़्यादा संतुष्ट हैं, है ना। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुख्य तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप देश के अंदर जिस तरीके से काम किया जा रहा है उससे खुश हैं, लोग कहेंगे कि नहीं भैया जी, काम ना बहुत सुस्ती के साथ होता है, बहुत धीरे धीरे रोड बनते हैं, बहुत धीरे धीरे फ्लाईओवर बनते हैं, देश का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा। और अगर आपसे कहा जाए कि क्या हम देश के अंदर राजतंत्र ले आएँ, क्या एक राजा का राज हो जाए तब आप खुश होंगे, तो सभी लोग क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, राजा का राज नहीं होना चाहिए। हाँ, लोकतंत्र में गलतियां हैं, हाँ लोकतंत्र के अंदर कमजोरियां हैं, लोकतंत्र में काम कम होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन लोगों को लोकतंत्र ही पसंद है क्योंकि पावर जनता के हाथ में रहती है ना। तो मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें कि जो दूसरी शासन व्यवस्था है ना, उसके संदर्भ में अगर आप लोग देखें कि जो लोग हैं वो मुख्य तौर पर क्या करते हैं दोस्तों, वो दूसरी किसी शासन व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं, वो राजतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, लोकतंत्र को ही पसंद किया जाता है ना। लेकिन लोकतंत्र के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो दोस्तों हमें कुछ ना कुछ कमियां दिख ही जाती हैं। क्या कमियां दिखती हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, है ना। कि आज दुनिया के लगभग 1/4 से भी ज़्यादा जो देश हैं उसके अंदर हमें क्या दिखता है दोस्तों, कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं आ पाया है। तो दुनिया के अंदर अगर हम लोग देखें, हमने देखा कि 100 देशों के अंदर तो लोकतंत्र है, लेकिन दुनिया में तो 100 से बहुत ज़्यादा देश हैं, है ना, लगभग 200 के करीब हमें देश दिख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि दोस्तों बड़ी संख्या में अभी भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जो हमें ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र सब जगह पसंद नहीं किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग एक और चीज़ देखते हैं, वो क्या है दोस्तों, हर एक देश के अंदर लोकतंत्र की बनावट और लोकतंत्र की कहानी अलग अलग तरीके से है।
जी हाँ, आप देखें कि अलग अलग देशों के अंदर लोकतंत्र के अलग अलग प्रारूप हमें दिख जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर जो सरकार बनती है उसे वहां की सेना गिरा देती है। उसी के साथ आप देखते हैं कि म्यांमार के अंदर भी लोकतंत्र है, वहां पर भी आप देखते हैं कि वहां की जो सरकार बनती है, नेता लोग आते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, वहां की सेना गिरा देती है। ठीक है, तो देशों के अंदर लोकतंत्र तो है, लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र की जो उपस्थिति है वो दुनिया के अधिकतर देशों में हमें दिखता है कि नहीं है, और ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। और इसका हल क्या हो सकता है दोस्तों, वो हम आपको मुख्य तौर पर बताएंगे। तो हमें लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, और लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो कैसे मजबूत करना होगा भैया जी, एक अच्छे संविधान की जरूरत होगी। जैसे भारत के ही संदर्भ में अगर आप लोग देखें, हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर हम सभी लोग इकट्ठे चल पा रहे हैं, हम सभी लोग नियमों को मान रहे हैं, हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। देश के नेता लोग अपना काम कर रहे हैं, देश के सरकारी लोग अपना काम कर रहे हैं, देश की जनता अपना काम कर रही है। ऐसा हो कैसे पा रहा है? ऐसा हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास ये महान ग्रंथ है दोस्तों, ये जो संविधान की हमारी पुस्तक है ना, इसी ने सारे नियम और कानून बना दिए हैं, और इसी नियम और कानून की नजर में आप देखते हैं कि हमारा लोकतंत्र जीवित है। अगर ये संविधान ना होता, और संविधान लिखने वालों ने इसको बहुत सोच समझ कर नहीं बनाया होता, कमजोर संविधान बना दिया होता, तो भारत का लोकतंत्र भी पाकिस्तान के लोकतंत्र की तरह आपको ढहता हुआ दिखता। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र के संदर्भ में अगर हम लोग यहाँ पर चुनौतियों को समझने की कोशिश करें तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग इसको 3 रूपों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है कि लोकतांत्रिक सरकार के गठन की चुनौती। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भैया सरकार को बनाना। अब ये सरकार कैसे बनती है इसको मैं आपको बता देता हूँ, है ना, इसको हम लोग आगे बताएंगे कि क्या पूरी कहानी होती है। उसके बाद लोकतंत्र को बढ़ाने की चुनौती। लोकतंत्र को बढ़ाने की चुनौती का मतलब क्या है? जैसे हमें पता है कि दुनिया के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है। उन देशों तक लोकतंत्र को पहुंचाना, उन देशों के अंदर लोगों को लोकतंत्र की उपयोगिता समझाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसी के साथ साथ लोकतंत्र जिन देशों में मौजूद है उसको मजबूत करने की चुनौती। भैया पाकिस्तान में लोकतंत्र है, म्यांमार में है ना, लेकिन यहां पर लोकतंत्र होते हुए भी बेकार है, इसको मजबूत करने की चुनौती। तो अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की हमें अलग अलग चुनौतियां दिख रही हैं। तो एक ऐसा देश जैसा भारत जैसा देश है, यहां पर हमें सरकार बनाने की चुनौती दिख जाती है लोकतांत्रिक देशों में, और जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर लोकतंत्र को पहुंचाने की जरूरत दिखती है। जहां लोकतंत्र है अपितु कमजोर है, वहां पर उसे मजबूत करने की हमें चुनौती दिखती है। इनको बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर यह होता है कि जब भी अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जो हमारे सरकार के तीनों अंग हैं, सरकार के तीनों अंगों का मतलब क्या है दोस्तों? सरकार के तीनों अंगों का मतलब है कि हमारी जो विधायिका हुई, और उसी के साथ साथ आप लोग क्या देखते हैं, हमारी विधायिका हुई, उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारी कार्यपालिका हुई, और उसी के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि हमारी न्यायपालिका हुई, है ना। कि ये जो हमारे तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि तंत्र है। विधायिका का काम होता है देश के लिए कानून को बनाना, ठीक है जी, कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और उसी के साथ न्यायपालिका का काम होता है कि अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसे न्याय देना। मुख्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि कभी कभार आप देखें कि इन तीनों संस्थाओं के बीच भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर टकराव हो जाता है, जो लोकतंत्र के अंदर आप देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो एक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने संविधान को इस प्रारूप में बनाना चाहिए, संविधान इस प्रारूप में बना होना चाहिए जिससे ये जो तीनों संस्थान हैं इनमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। उसी के साथ देश की जो केंद्र सरकार है और देश के जो अलग अलग राज्य हैं इनके बीच भी अगर किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है कानून बनाने को लेकर, तो वो संविधान में वर्णित हो और संविधान की नज़र में ही आप देखते हैं कि उसका हल निकाला जाए। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए ना जो पैसा देकर क्या करते हैं, उस पार्टी के साथ आ जाते हैं, उनको अपना उम्मीदवार बना लेते हैं, है ना। आप देखें कि पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर जो अधिकतर नेता लोग बनते हैं ये कहीं ना कहीं पुराने तौर पर अगर देखा जाए, पिछला अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये लोग या तो गुंडे होते हैं, है ना। तो ये ज़रूरत है कि मुख्य तौर पर अच्छी छवि के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही राजनीति में आगे आगे आने का अवसर दिया जाए। और उसी के साथ आप देखते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब ये कहा जाता है कि भैया जी हम तो उत्तर भारत के हैं, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, हम तो मद्रास के या फिर चेन्नई के रहने वाले हैं, तो हम अपने ही लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अगर सब लोग अपना अपना करेंगे तो इससे जो लोकतंत्र की असली खूबी होती है, सबका साथ सबका विकास की जो सोच होती है वो कमज़ोर होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबको साथ लेकर आगे बढ़ाया जाता है। तो कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखता है कि बड़े तौर पर हमें दिखती हैं, और गठबंधन क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए
अब मुख्य तौर पर कुछ हमारी चुनौतियां थी जो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रही हैं। अब इन चुनौतियों को दूर करने के क्या तरीके हो सकते हैं या फिर उसके क्या उपाय हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भैया जी, लोगों को ना शिक्षित करो। क्या है दोस्तों, लोगों को शिक्षित करो और जागरूक करो। देश के अंदर चुनाव होता है और देश के अंदर जब चुनाव होते हैं उसी के बाद हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, नेता लोग मिलते हैं। हमारे देश के अंदर आप देखें कि जब भी चुनाव होता है तो भैया जी किस बात पर देखा जाता है चुनाव को, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। अरे भैया जी हमारी जाति का है, अरे भैया जी ये तो हमारे धर्म का है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपके इलाके के अंदर आप चुनाव होता हुआ देखें, चाहे सांसद का हो या फिर विधायक का, आप देखें कि आपको उस व्यक्ति के वादों को देखना चाहिए। वो क्या क्या बातें कह रहा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इन बातों को पूरा करने के योग्य है या नहीं। और ये तभी चीजें की जा सकती हैं जब आप खुद शिक्षित होंगे। जब लोग शिक्षित होंगे तब वो क्या करेंगे, तब वो सही लोगों का चुनाव करेंगे और लोगों को जागरूक कर कर ही हम लोग ये जो लोकतंत्र की चुनौती है कि जी गलत लोग चुन लिए जाते हैं उसको कम कर सकते हैं। बेरोजगारी की हमें क्या है दोस्तों, बेरोजगारी को कम करना होगा, है ना। लोग जितने ज्यादा शिक्षित होंगे उतने ज़्यादा समझदार होंगे और फिर वो अपने सही नेता का चयन कर सकते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर चुनाव जो हो ना वो स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, उसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए चुनाव के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई वर्ग विशेष को दबाया जाए, एक वर्ग विशेष को आगे बढ़ने का मौका मिला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि चुनाव के अंदर जो न्यायपालिका हो वो सही तरीके से नज़र रखे। और उसी के साथ आप देखते हैं कि चुनाव का जो वास्तविक उद्देश्य हो या फिर लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य हो वो समाज का या फिर देश का विकास करना होना चाहिए, है ना। तो शिक्षा के जरिए लोगों को जागरूक कर कर, बेरोजगारी को हटाकर, लोगों को समान अवसर देकर, चुनाव को निष्पक्ष कराकर, उसमें कोई धोखाधड़ी ना कराकर हम लोग मुख्य तौर पर ये जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं उसको कम कर सकते हैं। जन माध्यमों की स्वतंत्रता यानी कि मीडिया को आज़ादी दी जाए, खबरों को आज़ादी दी जाए। सरकारें जो हों वो अपने हिसाब से नज़र ना रखें कि जैसा हम कहें वैसा ही छापना है, अगर गलत छाप दोगे, गलत न्यूज़ दिखाओगे तो तुम्हें बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि प्रेस को, मीडिया को पूरे तौर पर स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जो सच बात है वो लोगों तक आए। इन्हीं तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र को बेहतर बना सकते हैं, लोकतंत्र को बढ़िया बना सकते हैं। तो इस बिंदु से संबंधित जो भी हमने चीज़ों को देखा था उसको हमने पढ़ा। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लोकतंत्र के परिणाम या फिर लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां, ये जो हमारे 2 अध्याय रहे, इनसे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको एक एक कर आपके सामने रखेंगे। तो एमसीक्यूज के भी क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, एक एक कर हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में वो बाधक बनता है। कि निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। कि बाधक बनता है। इनमें से वो क्या चीज़ है जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि वो लोकतंत्र के लिए बाधक बनेगी? आर्थिक असमानता, है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि आर्थिक, इनमें से कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक नहीं है? शायद बाधक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है ना। इस सवाल को हम लोग थोड़ी देर के लिए कैंसिल करते हैं दोस्तों, इसका आंसर हम आपको आगे बताएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं पहले कि लोकतंत्र क्या है, क्योंकि सवाल यहाँ पर कटा हुआ है, ठीक है। तो लोकतंत्र क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। लोकतंत्र मुख्य तौर पर आप सभी को पता है दोस्तों कि एक नैतिक दल है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सामाजिक मूल्य है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भैया जी ये एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंदर किसी देश को चलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर रखा हुआ है कि भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत के अंदर किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है दोस्तों? आप सभी को पता है कि भारत के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि हमारे देश के अंदर होता है चुनाव, और हमारे देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद हम लोग अपने नेता लोगों को चुनते हैं और फिर ये नेता लोग क्या करते हैं, ये नेता लोग देश पर शासन करते हैं, है ना। हमने क्या किया, हमने देश में चुनाव हुए, चुनाव के बाद हमने नेता लोगों को चुना और ये नेता लोग देश का शासन करते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके से आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जनता अपने नेता लोगों से देश को चलवाती है। जनता अपने हाथ में थोड़ी चला रही है देश को, हम थोड़ी बना रहे हैं कानून, नेता लोग बना रहे हैं। तो देश के अंदर जो लोकतंत्र है हमारा वो अप्रत्यक्ष तौर पर हमारा लोकतंत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र जो है वो विश्व में सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें सब लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता दी जाती है। अगला सवाल आपके सामने है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर जितनी भी सरकारें होती हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। उत्तरदायी का मतलब जवाबदेह, है ना, कि भैया जी उनको जवाब देना पड़ता है। जनता सवाल पूछेगी और उनको जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। अगला
लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी होती है? ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जहां पर जब भी फैसले लिए जाते हैं तो डिस्कशन कर कर लिए जाते हैं, कोई अपने आप अपनी मर्जी से फैसले नहीं लेता? आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर ही संवाद होता है, यानी कि डिस्कशन होता है, और उसके बाद ही फैसलों को लिया जाता है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे होता है? लोकतंत्र के अंदर चुनाव में भाग लेने, अगर आपको चुनाव में भाग लेना है, और प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, जनता को, या फिर धनाढ्य लोगों को? सही आंसर है भैया कि जनता जो होती है वो मुख्य तौर पर क्या है, चुनाव में भाग लेती है, और उसी के साथ साथ वो अपने क्या करती है, मुख्य तौर पर उम्मीदवारों को चुनती है। अब इसमें अमीर लोग भी हो सकते हैं, आपराधिक छवि वाली जनता भी हो सकती है ना। अगला, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सही नहीं है? इनमें से वो क्या चीज है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल सही आपको नहीं दिखती है ना? कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, कानून के समक्ष समानता हो, बहुसंख्यकों का शासन हो। ऐसा नहीं हो सकता भैया जी कि कोई ऐसा देश हो जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और वहां पर देश के अंदर जो रहने वाले लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है उनका शासन चले। नहीं, लोकतंत्र में तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ना। ये तो श्रीलंका वाली कहानी हो जाएगी, आपको पता है दोस्तों। तो ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है ना, कि भैया लोकतंत्र के अंदर ना तो बहुसंख्यकों की चलती है ना, ना तो बहुसंख्यक लोगों की चलती है, और उसी के साथ साथ आपको पता है कि ना तो अल्पसंख्यक की चलती है। लोकतंत्र में तो किसकी चलती है दोस्तों? लोकतंत्र में तो सबकी चलती है ना। तो अगर कोई देश है जो सिर्फ बहुसंख्यकों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वो गलत होगा, और ये लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल गलत बात है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करो, है ना। यहाँ पर हमने 3 बताई हैं दोस्तों, एक और बता देंगे आपको। सबसे पहले वंशवाद। वंशवाद का मतलब क्या है कि एक कोई पार्टी है, कोई राजनीतिक दल है ना, उसमें एक बार कोई बड़ा नेता बन गया, उसके बाद उसी के बेटे को फिर आगे बढ़ने का मौका मिला जाता है, फिर उसी के बेटे को आगे बढ़ने का मौका मिला जाता है। अब भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों को देखते हैं, कांग्रेस को देखते हैं, और उसी के साथ आप देखते हैं कि आरजेडी को देखते हैं, बीजेपी के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे नेताओं की छवि दिख जाती है। तो कोई भी भारत का जो राजनीतिक दल है वो अपने आप को वंशवाद से पूरे तौर पर अलग नहीं कर सकता। एक बार अगर किसी के पापा जी बड़े नेता बन गए, फिर उनके बेटे जी को आगे बढ़ने का बहुत ज़बरदस्त तौर पर आप देखते हैं कि मौका मिलता है, जो भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी कमजोरी वाली बात है ना। दूसरों को अवसर नहीं मिलता है। उसी के साथ जातिवाद, कि भैया जब देश में चुनाव होते हैं कि भैया ये तो हमारी जाति के हैं, हम ही इनको वोट देंगे, इससे भी आप देखते हैं कि देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, कमजोर होता है। जो सही व्यक्ति है उसको नहीं चुना जाता, आप अपनी जाति के व्यक्ति को चुन लेते हो, जो गलत होता है, जो सही काम नहीं करता। इसी वजह से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है, और उसी के साथ लोगों को अज्ञानता नहीं है ना, लोगों को अज्ञानता नहीं है। और उसी के साथ चौथा है अशिक्षा, लोग अशिक्षित हैं, इसी वजह से आपको दिखता है कि लोग परेशान हैं। तो ये 4 बड़ी कम समस्याएं हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत होगी, और इसके ज़रिए हम लोग अपने, अगर इनको बेहतर किया जाए तो हम अपने देश के अंदर देश को मजबूत कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर हम लोग क्षेत्रवाद भी लिख सकते हैं। क्षेत्रवाद का मतलब है कि भैया जी हम ना सिर्फ अपने ही इलाके के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, कि यूपी के लोग यूपी को आगे बढ़ाएंगे, बिहार के लोग बिहार के अवसर बढ़ाएंगे, नहीं, है ना। और हम अपने इलाके में किसी और को नहीं आने देंगे, ये हमारा क्षेत्र है, हमारे संसाधन है, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, नहीं। देश तो सबका है, देश के संविधान के हिसाब से तो हम सब समान हैं, देश के संसाधन तो सभी प्रयोग में ला सकते हैं। तो इससे भी आप देखते हैं कि देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, है ना, और क्या क्या शर्तें उसके लिए जरूरी हैं, ये बताया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी देश के अंदर लोकतंत्र हो, वहां की जनता में लोकतंत्र को लेकर पूरा विश्वास हो, लोगों को अधिकार मिले, है ना, राइट्स मिले, और लोग अपने कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर हो। और उसी के साथ साथ लोगों के अंदर क्या मिले दोस्तों, आप देखते हैं कि उनको ना आर्थिक समानता मिले, कि उनका जीवन बेहतर हो सके, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और देश के अंदर शासन में लोगों को जब शामिल किया जाएगा, है ना, उनको फैसले लेने में शामिल किया जाएगा, तो आप देखते हैं कि वो और उस देश का लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सफल माना जाता है। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखा गया है। पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र हर मर्ज की दवा है। मर्ज का मतलब होती है बीमारी या फिर परेशानी, कि लोकतंत्र ना हर समस्या का निवारण है। देखिए, ये बात कहीं ना कहीं आप देखें कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बनती है, कि अगर आप राजतंत्र को देखते हैं या फिर सैन्य तंत्र को देखते हैं, इन प्रकार के जो हमारे ये शासन तंत्र हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर परेशानियां होती हैं। लेकिन लोकतंत्र के अंदर क्योंकि नागरिकों की ही
असली बात को सुना जाता है और नागरिकों के ही जो भले की बात होती है उसको ध्यान में रखा जाता है और नागरिकों को ही आगे बढ़ने का मौका मिला जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की हर समस्या का क्या है दोस्तों, आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं हल देता है, वो नागरिकों के लिए ही काम करने वाली व्यवस्था है। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने में विलंब क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो मुख्य तौर पर डिस्कशन करती हैं और डिस्कशन कर कर ही फैसले लिए जाते हैं, इसलिए फैसले आने में थोड़ी देरी हो जाती है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि मुख्य तौर पर जब भी ऐसे देश हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीधा लोकतंत्र है ना। इसका मतलब हुआ कि जब भी उस देश के अंदर नियम और चुनाव बनता है ना, तो जनता ही नियम और कानूनों को बनाती है, नेता लोग नहीं बनाते। जैसे आप स्विट्जरलैंड को देखें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है दोस्तों कि जनता सीधे तौर पर क्या है कि जब भी वहां पर कानून बनेगा तो उस देश की हर एक जनता से पूछा जाता है कि हम कानून बनाएं कि नहीं बनाएं, देश के नेता लोग नहीं बनाते। तो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता जो है स्वयं शासन में भाग लेती है, हर नियम और कानून देश की पब्लिक ही बनाती है, नेता लोगों को वहां पर कानून बनाने की आज्ञा नहीं दी गई है और उसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है कि क्या लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार देता है? जी हाँ, आप सभी को पता है कि लोकतंत्र के अंदर सबको आज़ादी मिलती है। पूरे तौर पर आप देखते हैं कि स्वतंत्र तौर पर आपको मिलता है कि मताधिकार मिलते हैं, वोटिंग का अधिकार होता है और इसके ज़रिए जो लोकतंत्र होता है वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर फैलता चला जाता है। अगला सवाल है कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, है ना, तो उसी के आसपास आप देखें, उसी के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था, है ना, और दुनिया के अलग अलग देश भी भारत के समानार्थ ही पास आज़ाद हुए थे। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर भारत इन सभी देशों से बेहतर कर रहा है, भारत इन सभी देशों से अपने आप को मजबूत बना चुका है। इसके पीछे वजह है कि भारत का जो संविधान है और भारत का जो लोकतंत्र है वो काफ़ी मजबूत रहा है और भविष्य जो है ना दोस्तों, वो भी भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र का बहुत ही उज्जवल है। भारत के अंदर अभी भी जो फैसले लिए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जनता को अधिक से अधिक अधिकार और उनको अधिक से अधिक फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाती है और इसी के ज़रिए हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर हर व्यक्ति का आर्थिक प्रगति होने का अवसर मिल रहा है, जिसके तहत हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत है वो दुनिया के अंदर एक महाशक्ति बनता हुआ हमें आने वाले समय में दिखेगा और ये दुनिया के अंदर क्या दिखेगा दोस्तों? शांति और सौहार्द को मजबूत करेगा, है ना। अच्छा, चलिए एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यूपीआई जानते हैं आप? यूपीआई पेटीएम करते हैं, फ़ोन पे करते हैं। हम लोग बहुत लकी हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये सब फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप अगर गोलगप्पे खाने जाएं तो आप गोलगप्पे वाले भैया के पास स्कैन कर कर पैसा दे सकते हैं। आप रिक्शा में बैठे हैं, रिक्शा वाले भैया को स्कैन कर कर पैसा दे सकते हैं। दुकानदार वाले भैया, छोटे छोटे दुकानदार जो हैं हमारे, वहाँ पर भी आप देखें कि इस तरीके से ट्रांजिशन हो रही है। लेकिन दुनिया के जो बड़े शक्तिशाली देश हैं ना, वहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। वजह ये है कि हमारे देश की जो सरकार है उसने बहुत अच्छे तरीके से जनता की भलाई कैसी हो उसके बारे में सोचा और इसी वजह से फिर लोगों को आर्थिक प्रगति करने का अवसर मिला और उससे हमारा देश फिर तेज़ी के साथ मजबूत हो रहा है। और भारत के अंदर हमें पता है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखता है, हर व्यक्ति को सम्मान देता है उचित तौर पर। अगला सवाल है कि लोकतंत्र के अंदर अल्पमत और बहुमत से, है ना, अल्पमत से और बहुमत से आपसी संबंध कैसे देखे जाते हैं? देखिए, मुख्य तौर पर ये देखा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो बहुमत है वो अल्पमत पर अपना विचार नहीं थोप सकते। ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के अंदर हिंदी भाषी जो बोलने वाले लोग हैं, हमारे देश में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, क्या ये कहा जाएगा कि भैया कल से ना पूरे देश में सब हिंदी ही भाषी बोलेंगे, हिंदी भाषा ही चलेगी, हिंदी में ही पढ़ाई होगी, हिंदी में ही न्यूज़पेपर चलेंगे, हिंदी के अंदर ही सारी खबरें चलेंगी? ऐसा नहीं है। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं। हमारे देश के अंदर आप सभी को पता है कि सबका ध्यान रखा जाता है। जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों पर अपना विचार नहीं सौंप सकते। संविधान ने जो हमारे अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार दिए हैं और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को मिलकर साथ चलना होता है ना। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकार की कोई 2 अवगुण बता दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकतांत्रिक सरकारों की कोई 2 गलतियां बता दीजिए। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर ना जो फैसले लिए जाते हैं वो आपको दिखता है कि भैया उसमें समय लगता है, थोड़ा लंबा टाइम है भैया, है ना। काम होने में, सरकारी काम होने में आपको पता है कि थोड़ा समय लगता है क्योंकि डिस्कशन होता है, विचार विमर्श होता है, तो उसमें टाइम लगता है। और दूसरा भ्रष्टाचार है कि जब लोगों को चुना जाता है ना तो गलत व्यक्ति का भी चुनाव होता हुआ देखा जाता है। कि जब देश के अंदर आप देखें कि भैया जी चुनाव हुए और चुनाव जब हुए तो मुख्य तौर पर आप देखें कि जो व्यक्ति नेता के तौर पर खड़ा हुआ उसने कहा हम आपको वाईफाई देंगे, हम आपके घर में फ्रिज लगवा देंगे, हम आपकी बिटिया को क्या करेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाने का अवसर देंगे, सरकारी नौकरी आपके बच्चे को देंगे।
अब वादे तो कर दिए, आप इस वादे के अंदर आ गए, आपने उनको वोट दे दिया, वोट जीतने के वोट प्राप्त करने के बाद, नेता बनने के बाद वो आपको कभी दिखे ही नहीं, तो गलत व्यक्ति का चुनाव हो गया। फिर वो अपने उस पैसे से जो संसाधन नेता बनने के बाद उसे मिले वो अपनी जेब में भर रहा है, उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति का भी चुनाव हो जाता है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो ये दो बड़ी कमियां हमें लोकतंत्र की दिखती हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है ना, कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा प्यारा भारत। अगला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना, ये हमने डिस्कस किया है दोस्तों। अगला सवाल है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कि हमें और अच्छे से अच्छे क्या करने होंगे? कानूनों को बनाना होगा, और इसी के जरिए हम लोग भारत के लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं और इसकी कमजोरियों को खत्म कर सकते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है दोस्तों, क्या लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है कि लोकतंत्र के अंदर जो नागरिक है ना वो अपने दिमाग का सही तरीके से प्रयोग करें। विवेकपूर्ण प्रयोग मतलब कि जब नेता लोगों को चुने तो सही नेता लोगों को चुने, उसी के जरिए उस इलाके का और उस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। अगला सवाल है कि गठबंधन की सरकार से आप लोग क्या समझते हैं, है ना, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको गठबंधन के बारे में बताऊंगा, तो अब बता देता हूं दोस्तों। देखिए, हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि एक शब्द है जिसे कहा जाता है सरकार। अब देखिए, देश के अंदर ना चुनाव होते हैं। किस तरीके के चुनाव होते हैं दोस्तों? हमारे देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होते हैं। और लोकसभा क्या है भैया? पूरे देश के अंदर हमारे आपको चुनाव होते हुए दिखते हैं। और ना आप देखें कि हमारे देश के अंदर लोकसभा की 545 सीट्स हैं, है ना, 545 लोकसभा के अंदर आप देखते हैं कि लोग आ सकते हैं और ये फिर देश को चलाने में अपना योगदान देते हैं। अब देश के अंदर अलग अलग राजनीतिक दल हैं। हमारे देश के अंदर आप देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जैसे बीजेपी है, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस है, उसी के साथ हम लोग देखते हैं समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है। हर पार्टी चाहती है, हर राजनीतिक दल चाहता है हमारे ना सबसे ज़्यादा साथी जीत जाएं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जीतें, ताकि इस देश के अंदर हम सरकार बनाएं। सरकार का मतलब ताकि देश के अंदर हम अपनी टीम बनाएं और हम देश को चलाएं, है ना। अब संविधान ने क्या कह दिया है दोस्तों? हमारे देश के संविधान ने कह दिया है कि अगर कोई देश, अगर कोई पार्टी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बीएसपी है, कोई भी दल देश के अंदर सरकार बनाना चाहता है ना, तो 545 में से उसको 272 उसके साथी जीतने चाहिए, है ना। 545 जगह देश में चुनाव हो रहा है। अगर कोई अकेला दल, अगर कोई अकेली पॉलिटिकल पार्टी उसके 272 साथी जीत जाते हैं, तो ये माना जाता है कि भैया जी ये जो है ना, ये अब देश के अंदर अपनी सरकार बना लेंगे, है ना। तो जैसे 2019 में जब चुनाव हुए थे, तो आप देखते हैं कि जो बीजेपी थी उसने कितनी सी, उसने उसके 303 साथी जीते, है ना। 303 उनके जो एमपीज थे वो जीत गए, 272 से ज़्यादा है, इसीलिए उन्होंने देश के अंदर सरकार बनाई। क्लियर हुआ? अब बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो जाता है कि कोई जो एक पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई एक राजनीतिक दल हो, वो क्या नहीं कर पाता दोस्तों, वो 272 के अंक को नहीं पहुंच पाता। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बहुमत। वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए 3 राजनीतिक दल आ गए, मान लीजिए कि एक ने 100 सीटें एक के 100 साथी जीते, दूसरे के 100 साथी जीते और तीसरे के 72 साथी जीते, तो ये तीनों मिलकर कितने हो गए? 272। जब आप देखें कि जब चुनाव हो और किसी को बहुमत ना मिला हो, यानी कि 272 उनके साथी ना जीते हो, और ऐसी स्थिति में आप देखें कि जब 2 या 2 से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो साथ आ जाएं और फिर सरकार बनाए, इसे गठबंधन कहा जाता है ना। 1 2 3 पार्टियां आ गई, 3 राजनीतिक दल आ गए, इनके 272 साथी हो गए, और फिर अगर ये सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि संप्रदायवाद की लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए हाँ, संप्रदायवाद भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। ये क्या है? संप्रदायवाद का मतलब है हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, तुम्हारा बेकार है। हमारे धर्म में ना भगवान सबसे बढ़िया हैं, तुम्हारे वाले बेकार हैं। हमारे वाले भगवान शक्तिशाली हैं, तुम्हारे वाले तो बिल्कुल कमज़ोर हैं। जब इस तरीके की बातें की जाती हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं कि ये किसी भी समाज के अंदर मुख्य तौर पर क्या करते हैं, जो लोग होते हैं उनके जो बीच में जो प्रेम होता है उसको कहीं ना कहीं वो कमज़ोर करती है या फिर समाप्त करती है, और इसे ही संप्रदायवाद कहा जाता है कि आप अपने धर्म को ऊपर कहें, दूसरे के धर्म को बेकार कहें, और इससे देश की एकता को खतरा होता है। और कुछ ऐसा ही आप देखते हैं दोस्तों कि कहाँ हुआ था? श्रीलंका के अंदर हुआ था, है ना, कि जब सिंगली लोगों ने कहा कि भैया हमारा धर्म अच्छा है, बौद्ध धर्म, और तमिल लोगों का हिंदू धर्म बेकार है, और इसी वजह से वो जो देश था वो गृह युद्ध की चपेट में चला गया था, जिसने लोकतंत्र को कमज़ोर किया था। तो ये जो संप्रदायवाद है कि भैया जी हमारा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म बेकार है, ये भी किसी देश को और उसके लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। भारतीय लोकतंत्र में 3 महत्वपूर्ण अंग, विधायिका कानूनों को बनाती है,
न्यायपालिका कानून जो नहीं मानता उनको सजा देती है और कार्यपालिका कानून को लागू करती है। अगला सवाल है कि भारतीय संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो हमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग ये जो हमारे राजनीतिक दल हैं, है ना, ये जब राजनीतिक दल जो हैं, है ना, इनके यहाँ पर जब नेता चुने जाते हैं, किसी इलाके के अंदर जब कोई नेता चुना जाता है, तो ये नेता लोग ऐसी एक बार अगर कोई बड़ा नेता बन गया, उसी के बेटे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जो एक असली कार्य करता है उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए ये अपेक्षा की जा रही है कि जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दलें हैं, बड़े बड़े ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भी क्या करें, ये अपने यहाँ पर मुख्य तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करें। और ये क्या करें दोस्तों, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें जो सच में इस पार्टी को मजबूत कर सकें और देश को आगे बढ़ा सकें, है ना। तो ऐसा तो ना हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक ही तरीके के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मुख्य तौर पर सबको साथ लेकर जब चला जाएगा, आंतरिक लोकतंत्र मौजूद होना चाहिए, इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो मौजूद होनी चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी खुद भी चुनाव करे और चुनाव कर कर क्या करे, अपने जो नेता हैं उनका चयन किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर एक बार नेता बन गया तो उसी के बेटे को फिर पार्टी का बड़ा नेता बनाते चला जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सुधार के लिए 3 मुख्य उपायों को बताइए कि लोकतंत्र को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा को बढ़ाना होगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड करना होगा, चुनाव हमारे बिना किसी धोखाधड़ी के होने चाहिए और हमें अच्छे से अच्छे कानून बनाने चाहिए। इसी के ज़रिए हम लोग लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। सूचना का अधिकार क्या है? देखिए, साल 2005 के अंदर हम सभी को एक अधिकार मिला है जिसे कहा जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन या फिर RTI। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आप देश के एक नागरिक होने के नाते देश के किसी भी नेता से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, अपने इलाके के सांसद से, विधायक से, मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या वो जवाब देंगे? जी हाँ, उनको जवाब देना पड़ेगा। आपके पास अभी अधिकार है, आपके पास ये राइट है। और इसके ज़रिए ना जनता के पास सवाल पूछने का अवसर आया है ना, कि जनता को सवाल पूछने का अवसर मिलेगा और सरकारें, नेता लोग उत्तरदायी हैं, जवाब देना ही पड़ेगा, जिसके ज़रिए जनता के पास असली पावर आई है जो हमारे देश के लोकतंत्र को क्या कर रही है दोस्तों, मजबूत कर रही है। अगला सवाल है कि मानवाधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानवाधिकार का मतलब है कि एक मानव होने के नाते हम सभी के पास कुछ ना कुछ अधिकार हैं और भारत के संविधान में इनको क्या कहा गया है, इनको मौलिक अधिकार कहा गया है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के साथ आपको दिखता है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। एक मानव होने के नाते हम सभी के जो अधिकार हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मानव अधिकार कहते हैं। और भारत के संविधान में भारत के हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार बहुत ही सावधानी के साथ दिए गए हैं। अगला सवाल है कि राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है। जी हाँ, आप देखें कि भैया जब भी चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कि कोई दबंग इलाके का, कोई किसी इलाके का दबंग व्यक्ति अपने पैसे के दम पर क्या करता है, लोगों से कहता है कि भैया जी हमें ही वोट देना, वरना जानते नहीं हो हम क्या कर देंगे, है ना। और मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि राजनीति में ये होता जा रहा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो आते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो वोटिंग होती है उसको परेशान करते हैं, लोगों को डरा धमका कर क्या कहते हैं कि भैया जी नेता हमारे ही जो नेता हैं, गुंडे हैं, उनको वोट देना। और जिससे आप लोग देखते हैं कि जो लोकतंत्र की असली छवि होती है वो प्रभावित होती है और एक गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाता है। तो मुख्य तौर पर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दे चुनाव में खड़े होने के लिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को क्या ना दे, टिकट ना दे। और जनता भी समझदारी के साथ चले, डरे नहीं, वो बिना किसी डर और भय के मुख्य तौर पर क्या करे, सही व्यक्ति का चुनाव करे। अगला सवाल है कि क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद का मतलब है कि मुख्य तौर पर जब किसी देश में रहने वाली जनता अपने आप को ऊपर माने, देश के अंदर ही, है ना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माने और बाकियों को साधारण माने और फिर भेदभाव होने लगे, इसी को क्या कहा जाता है, क्षेत्रवाद कहा जाता है ना। मान लो कि अगर उत्तर भारत के जो हमारे लोग हैं, नॉर्थ इंडियंस जो हमारे लोग हैं, है ना, वो कहेंगे भैया जी साउथ इंडियंस लोग हैं ना, इनसे अच्छे तो हमें, इनको हम आने नहीं देंगे, हमारे पास जो नदी है उसका पानी हम इनको लेने नहीं देंगे, हमारे जो संसाधन है वो हम साउथ इंडिया लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो इससे देश के अंदर आप देखते हैं कि एक प्रकार से गलत फहमी पैदा होती है, देश के लोकतंत्र को ये कमज़ोर करता है और ये लोकतंत्र के लिए पूरे तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला सवाल है सांप्रदायिकता क्या होती है दोस्तों। सांप्रदायिकता का मतलब आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर जब आप अपने धर्म को ऊंचा माने और अपने धर्म की विचारधारा को दूसरे लोगों पर क्या करें, थोपने लग जाएं और इस बात को भूल जाएं कि देश का संविधान कह रहा है कि भैया जी वी आर वन, हम सभी एक हैं। जब इस बात को भुला दिया जाएगा,
अपने धर्म को और अपनी विचारधारा को ऊपर माना जाएगा, उसी को सांप्रदायिकता कहा जाएगा, जो किसी भी देश के अंदर आपको दिखता है कि उस देश को कमज़ोर करने में और उस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने में बहुत बड़ा योगदान देगी। तो इसीलिए बेहतर है कि लोग सब धर्म का सम्मान करें और सब एक दूसरे के साथ चलें। अगला सवाल है, श्रीलंका सरकार के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी? श्रीलंका के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे कि जो बहुसंख्यक लोग थे, सिंगली लोग, उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों को परेशान किया हुआ था। सिंगली लोगों ने अपनी भाषा को देश की भाषा बना दिया था और उसी के साथ साथ जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको कोई भी अधिकार नहीं दिए जा रहे थे और इसी वजह से देश के अंदर शांति ख़त्म हो गई थी और फिर देश के अंदर आप देखते हैं कि जो गृह युद्ध था वो स्थापित हो गया था। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हमने लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां, ये जो हमारे 2 चैप्टर्स रहे, इनको देखा, इनके क्वेश्चन आंसर्स को आप सभी के साथ डिस्कस किया। आशा करते हैं कि ये जो सारे के सारे बिंदु हमने डिस्कस किए हैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहे होंगे। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप किस चैप्टर को चाहते हैं कि हम उसको कवर करें और जल्द ही आप लोग देखेंगे कि उस चैप्टर को हम लोग आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।